अब आप सुनेंगे लेखिका वंदना मुकेश जी की लिखी एक कहानी, एक गलती मेरी एक तुम्हारी। कभी कभी जवानी के जोश में हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके दूरगामी परिणामों के विषय में हम सोचते ही नहीं या जानबूझकर सोचना नहीं चाहते। हमारे यही काम या निर्णय ऐसे नासूर बन जाते हैं जो कभी भी ठीक नहीं हो पाते, निरंतर रिश्ते रहते हैं, रह रह कर टीसते हैं। सच, ये जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। रेचल ने घड़ी देखी, 8:30 बज रहे थे। बाहर घुप अंधेरा था। उसकी अधीरता बढ़ती जा रही थी। वैसे ये कोई आज की ही बात न थी। अक्सर वो बढ़ते अंधेरे के साथ साथ असहज सी हो जाया करती थी और इस असहजता से अगली सुबह ही मुक्ति मिल पाती थी। जिंदगी में कोई घटना हमारे जेहन पर किस तरह असर करेगी या कितने समय तक उसका प्रभाव मन पर बना रहेगा, कुछ बताया नहीं जा सकता। रेचल ने फिर घड़ी देखी, 8:35 हो रहे थे। रिचर्ड सोमवार को सर्जन्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क जा रहा था। वो स्टडी में था। वैसे भी अस्पताल से घर आने के बाद रिचर्ड का अधिकांश समय इन दिनों स्टडी में ही व्यतीत होता था। लोरी अपनी सहेली क्रिस्टी के यहां स्लीप ओवर के लिए गई थी और नील के फोन की ही प्रतीक्षा तो कर रही थी वो। नील उसका बड़ा बेटा। जुलाई का महीना, लेकिन मौसम आम इंग्लिश समर जैसा नहीं था। इसलिए मौसम बदलने की प्रतीक्षा करते करते अभी 3 सप्ताह पहले ही रेचल ने स्प्रिंग क्लीनिंग की थी। सारे कोट, स्वेटर वगैरह रखकर गर्मियों के कपड़े निकाले थे। लेकिन कभी सर्द हवा और कभी झिमर झिमर बारिश। वेदर फोरकास्ट भी अब पहले सा भरोसे का ना रहा। रेचल को न जाने क्यों एकदम से अपना बचपन याद आ गया। गर्मियों में माँ के हाथों की सुंदर सुंदर तरह तरह की डिजाइन वाली ड्रेस पहनकर कितना खुश होती थी, वरना साल के 8 महीने ऊनी कपड़ों के बोझ से शरीर बंध सा जाता था। लेकिन आजकल कब कैसा मौसम हो जाएगा पता ही नहीं चलता। मौसम का मिजाज भी अब आदमी की तरह हो गया है। आज भी सुबह से धूप छांव की आंख मिचौनी चल रही थी कि अचानक दोपहर बाद बहुत अच्छी सी धूप निकल आई, लेकिन फिर एकदम काले बादल घिर आए और ऐसी धुआंधार बारिश की रुकने का नाम न लेती थी। अभी फ्लडिंग हो जाएगी। सहसा नजर फिर घड़ी पर चली गई। 9 बजने में 15 मिनट बाकी थे। रेचल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तक नील को आ जाना चाहिए था। उसने फोन उठाया तो देखा कि नील की मिस्ड कॉल थी और मैसेज भी। तुरंत अंगुलियां घूम गई। उधर से नील की आवाज, हेलो मॉम। सुनकर पल भर के लिए उसे अपनी सारी बेचैनी घुलती हुई सी लगी। सारा तनाव खत्म सा हो गया। वो बोली, हेलो हनी, आर यू श्योर यू वांट टू स्टे? इज एवरीथिंग ओके? लेकिन नील की चहकती हुई आवाज और पीछे प्लेटों और चम्मचों की आवाज से वो चाहते हुए भी उसे वापस आने को न कह सकी। वैसे भी शायद उधर नील ने फोन रख दिया। एक बार उसने खिड़की के बाहर देखा। बारिश की रफ्तार में कोई कमी न थी। उसने सोचा एक बार रिचर्ड को बता दूं, शायद रिचर्ड कहे कि चलकर उसे ले आते हैं। उसने स्टडी का दरवाजा धीरे से खोला। रिचर्ड अपने काम में इतना मग्न था कि उसे रेचल की आहट का भान तक न हुआ। कुछ पल खड़ी रहकर उसने उतने ही धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। 9:15 बज रहे थे। रेचल ऊपर बेडरूम में आ गई। उसकी उद्विग्नता पुनः उस पर हावी होने लगी थी। वो रॉकिंग चेयर पर बैठ गई, सिर पीछे टिका लिया, धीरे धीरे झूलने लगी। कभी न कभी तो ये होना ही था। नील अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने गया था आज। लेकिन आज ही क्यों? पिछले कुछ महीनों से वो देख रही थी कि नील कुछ ज्यादा ही असहिष्णु होता जा रहा है। उसने कोशिश भी की कि रिचर्ड और नील के संबंधों को सामान्य कर सके, किंतु ईस्टर की छुट्टियों में नील ने मोटर बाइक खरीदने की इच्छा प्रकट की तो रिचर्ड ने उसे कहा कि उसे पार्ट टाइम जॉब करके पैसा इकट्ठा करना चाहिए। नील का लाल होता चेहरा देखकर रेचल सन्न रह गई, लेकिन वो दोनों को ही कुछ नहीं कह सकती थी। उसी घटना के 2-3 दिन बाद वो एक सुबह रेचल से बोला, मॉम, आई वांट टू टॉक टू यू। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी कि रेचल सहम सी गई। वो संयमित आवाज में प्यार से बोली, गो ऑन सन। वो बोला, नॉट नाउ। रेचल आशंकित हो गई कि कोई बड़ा बवंडर आने वाला है। उसी दिन से तैयार कर रही थी वो खुद को। फिर एक रविवार जब चारों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो नील ने कहा, मॉम। रेचल के ब्रेड को बटर लगाते लगाते हाथ ठहर गए। भीतर ही भीतर वो डर गई। मॉम एंड रिचर्ड, I have inquired about my biological father and I'm going to meet him soon. I hope you will support and respect my decision. नील ने थोड़ा रुक रुक कर लेकिन बहुत ही गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा। एक क्षण को रिचर्ड के हाथ भी रुक गए, किंतु उसने बिना देर किए स्वयं को संभाल लिया। फिर सोचते हुए बोला,
Certainly, Neil. You are an adult. You must decide for yourself. लेकिन उसकी जबान की लड़खड़ाहट रेचल से छिप न सकी। 12 साल की लोरी इस उद्घोषणा से स्तब्ध थी और उसे अचानक अपने भाई के छिन जाने का खौफ हुआ। वो एकदम अप्रत्याशित रूप से बोल पड़ी, But why, Neil? We have a dad. Why do we want to get everyone in trouble? नील के कान लाल हो रहे थे। रिचर्ड भी थोड़ा असहज सा हो गया। रेचल के हाथ रुक गए थे, एक हाथ में स्लाइस और एक हाथ में नाइफ। उसके मन में प्रश्नों की झड़ी सी लगी थी। वो पूछना चाहती थी कि हाउ डिड ही गेट ऑल द डिटेल्स? वेयर डज दैट मैन लिव? डज ही हैव अ फैमिली? डज द फैमिली नो अबाउट इट? वो नील को रोकना चाहती थी कि हो सकता है उस व्यक्ति का अपना हंसता खेलता परिवार हो। इट विल अफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद द फैमिली। किंतु वो स्वयं पर नियंत्रण रखे एक ही स्लाइस पर बिना बटर के नाइफ फेरे जा रही थी। बहुत मुश्किल से रेचल की कमजोर सी आवाज निकली, इफ दैट मेक्स यू हैप्पी। अचानक टेबल पर से सब चले गए। ये महज एक इत्तेफाक था या वाकई सब खा चुके थे? रेचल का खाने का मन नहीं हुआ। उसने हाथ की स्लाइस प्लेट पर ही छोड़ दी। कहीं नील घर छोड़कर? नहीं। उसे रिचर्ड पर गुस्सा आने लगा। क्यों वो नील के प्रति सिर्फ जिम्मेदारी का निर्वाह करता है? नरमी से पेश क्यों नहीं आता? अब नील बड़ा हो गया है, उसको रिचर्ड की बहुत सी बातें चुभती हैं। वो महसूस करता है कि कहीं न कहीं रिचर्ड की बाहों में उसके लिए आमंत्रण नहीं है। हालांकि प्रत्यक्षतः ऐसा कुछ न था। यदि रिचर्ड ने उसे डैड कहने का हक दिया होता या उस दिन कुछ भी न कहता तो शायद नील के दिमाग में ये बात ना आती। लेकिन वो रिचर्ड पर भी उंगली नहीं उठा सकती। रिचर्ड ने उसे उस समय संभाला था जबकि वो 2 साल के नन्हे नील के होते हुए भी जिंदगी की तरफ से पूरी तरह उदासीन थी। रिचर्ड ने ही उसे नील के प्रति उसकी जिम्मेदारी का फिर से न केवल एहसास कराया था बल्कि आज तक नील के प्रति हर जिम्मेदारी का निर्वाह भी किया है। डार्लिंग, व्हाई डोंट यू लाई डाउन ऑन द बेड? रिचर्ड की स्नेहसिक्त आवाज से उसकी आंख खुली। आई डिडंट रियलाइज। आर यू नॉट कमिंग? इट्स नियरली 11:30। उन्नीदी अंगड़ाई लेते हुए वो रिचर्ड से लिपट गई। रिचर्ड ने उसे सहलाते हुए कहा, Few last minute touches, it's nearly done. I will join you soon. फिर वो बोला, I had called Neil and offered him a pickup, but he preferred to stay with his pops. रेचल को अच्छी तरह रजाई उड़ाकर उसके माथे पर गुड नाइट किस देकर वो वापस स्टडी में चला गया। पॉप्स। रिचर्ड की आखिरी बात से उसकी नींद एकाएक चली गई। वो जानती थी रिचर्ड मुंह से कुछ न कहे लेकिन विस्फोट तो उस पर भी हुआ ही है। नील ने उस अनजाने व्यक्ति को पॉप्स कहकर वो आहत हुआ है। कौन जाने वो मन ही मन पछता रहा हो, लेकिन उसी की लगाई आग है ये। क्या उसने परिणाम के विषय में सोचा होगा? लेकिन रिचर्ड बहुत संतुलित होकर बात करता है, आज से नहीं हमेशा से। नील जवान खून है, जरा समझ नहीं है। एक तरफ तो लोरी के लिए जान छिड़कता है तो दूसरी तरफ रिचर्ड का जानी दुश्मन बन जाता है। कुछ महीनों से तो नील बहुत ही बेसब्र हो गया है। उसके लिए दुविधा खड़ी हो जाती है कि किसका साथ दे। नील नासमझ है, रिचर्ड अनुभवी, दोनों उसकी जान। इसलिए ऐसे समय में चुप लगा लेती है। एक चुप, 1000 चुप। रिचर्ड ने रेचल से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। बारिश की टप टप उसे दिमाग में खल रही थी। वो सोना चाहती थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन पीछे पीछे भागा जा रहा था। रेचल तब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में थी, तभी उसके पिता गुजर गए थे। वो इंग्लिश लिटरेचर की छात्रा थी। अनंत ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर रिसर्च करने आया था। उन्हें ही कब पता था कि उनकी 4 सालों की लगातार मुलाकातें मोहब्बत में बदल जाएंगी। जब उसकी मां को अनंत के बारे में बताया तो मां ने इतना ही कहा, Couldn't you find an English boy? Don't expect anything from me. I have nothing to say if that makes you happy. उन्होंने 3 वाक्यों में सब कुछ कह दिया था। उन्होंने उस रिश्ते को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन वो और अनंत बहुत आगे निकल चुके थे। उसके बाद ही अनंत और वो इंडिया गए थे, दिल्ली में अनंत के परिवार से मिलने और वहीं अनंत के एक दोस्त की शादी में भी। अनंत का परिवार मूलतः सेलम, तमिलनाडु से था, किंतु वे लोग अनंत के जन्म से पहले ही दिल्ली में बस गए थे। परिवार के नाम पर अम्मा अप्पा, बस। अम्मा अप्पा ने तो उसे मन से बहू ही मान लिया था, उसे हथेलियों पर रखा। अनंत की मां ने रेचल के हाथों को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहा, बेटी, एक ही बेटा है मेरा, वो भी देर से और बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ है। तमिल न सही, हिंदी सीख लो बेटी तो मैं बात तो कर सकूंगी, वरना तुम्हारी प्यारी सी सूरत टुकुर टुकुर देखती रहूंगी। वो तो बिना समझे मुस्कुरा दी थी, समझ गई थी कि कुछ प्यार वाली बात है। उसे तो बाद में अनंत ने बताया था।
लेकिन रेचल ने तभी तय कर लिया था कि सबसे पहले हिंदी सीखेगी, शादी दिल्ली में करेगी और वो भी विशुद्ध भारतीय तरीके से। लेकिन ईश्वर ने कुछ और ही लिख रखा था अपनी किताब में। दोस्त की शादी वाराणसी में थी। वे लोग अनंत के पारिवारिक मित्र थे, सो अम्मा अप्पा भी साथ में थे। शादी के अगले दिन सुबह गंगा जी नहाने गए तो अनंत भंवर में फंस गया। अम्मा अप्पा और रेचल के सामने निगल गई गंगा जी उसे। कैसे स्तब्ध रह गए थे सब के सब। अनंत के अम्मा अप्पा इतने शालीन और समझदार थे कि वे फिर शादी वाले घर में गए ही नहीं, सीधे होटल में शिफ्ट हो गए। पुलिस के 8-9 घंटे के प्रयास के बाद रात करीब 8 बजे अनंत की बॉडी मिली थी। अगले दिन गंगा जी में ही अनंत की अस्थियां विसर्जित करके ही वे तीनों बेहोश बेजान दिल्ली के लिए रवाना हुए। 2 दिन बाद रेचल की फ्लाइट थी, लेकिन उसने अम्मा अप्पा की इजाजत लेकर 12वें की पूजा विधि के बाद की फ्लाइट बुक कर दी। चलते समय अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था। अप्पा ने ही अम्मा की भी भावनाएं उस तक पहुंचाई कि घर बसा लेना, आते रहना, खुश रहना आदि। ये अनंत की मां से किया वायदा था कि उसने न केवल हिंदी सीखी बल्कि अनंत की मां से हिंदी में बात भी की। भारतीय संस्कृति के प्रति उसकी अजब लगन देखकर जब अनंत की मां बड़े यकीन से कहती कि पिछले जन्म में वो भारत में ही रही होगी, तो अनंत उनका बहुत मजाक बनाता। नील जब पेट में था तो उसने अम्मा अप्पा को आग्रह करके बुलाया था। फिर आने वाले बच्चे के जन्म की कथा भी समझाई थी। वे उसके साथ लगभग 1 माह रहे। उसने उनके लिए पूरी छुट्टी ली और वे सारी जगहें दिखाई जहां वो और अनंत अक्सर मिलते थे। अनंत के अम्मा अप्पा उसे बहुत चाहने लगे थे। वे सोचते थे कि एक अनजान अंग्रेज लड़की इतना प्यार करती है उनके स्वर्गवासी बेटे को और उसी की वजह से इतना प्यार मान देती है। जो खोया वो तो मिलने से रहा, लेकिन जो पाया वो निश्चित ही प्रारब्ध संस्कार हैं। उनके रोम रोम से रेचल के लिए आशीर्वाद निकलता था। जब तक अम्मा जीवित रहीं तब तक अम्मा से फोन पर बात कर लेती थी हर 15 दिन में। इंग्लैंड से जाने के कुछ महीनों बाद अम्मा हार्ट अटैक से गुजर गईं। अप्पा अम्मा का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हालांकि अप्पा से वो नियमित रूप से फोन पर बात कर लेती थी, लेकिन वो उनकी आवाज में बसे एकाकीपन के दुख का अनुभव कर सकती थी। अप्पा की डेथ के पहले एक बार नील को लेकर दिल्ली गई। अप्पा ने उसे अम्मा की बहुत सारी ज्वेलरी दी। नील को अनंत के बचपन के सोने के कड़े दिए। वो अप्पा के पास 15 दिन रही। अप्पा अम्मा के जीते जी वो उनका अनंत बनकर रही, लेकिन उनकी मौत के बाद उसे बुरी तरह अवसाद ने आ घेरा। 4 साल में 3 मौतें। वो कैसे बहादुर बनकर सहती गई सब। अनंत की मौत, फिर उसकी याद में नील को जन्म देने का डिसीजन, अम्मा अप्पा की मौत। अनंत से शादी करने, इंडिया जाने, अम्मा अप्पा को इंग्लैंड बुलाने से लेकर अनंत और इंडिया से संबंधित हर बात को लेकर रेचल की मां का रवैया शुरू से ही असहयोगात्मक रहा। यही कारण था कि उसने मां के बजाय अम्मा अप्पा को राजदार बनाना ज्यादा उचित समझा। रिचर्ड के उसकी जिंदगी में आने के पहले अम्मा अप्पा उसे हर तरह से मुक्त कर गए थे। कुक्कू क्लॉक से निकलकर 2 बजने की सूचना दे रही थी। रिचर्ड कब उसकी बगल में आकर सो गया उसे तो पता ही ना चला। उसे महसूस हुआ कि वो सोई ही नहीं, शायद नींद तो मानो रूठ कर बैठी हो। उसने करवट बदलकर रिचर्ड के ऊपर हाथ रख लिया। फिर पुरानी यादों का सिलसिला चल पड़ा। रिचर्ड से उसकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। रिचर्ड की गंभीरता ने लाइब्रेरी में आने वाले सैकड़ों लोगों में से उसका ध्यान खींच लिया। अक्सर वो किसी ऐसी पुस्तक की मांग करता था जो लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं होती थी। फिर उसे फॉर्म भरना होता था। जब पुस्तक उपलब्ध हो जाती तब उसे सूचित किया जाता। इस प्रकार कई बार रिचर्ड स्मिथ को पत्र भेजते भेजते उसका पता उसे याद हो गया था। 20 माइकल स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड, OX12SD। एक बार कई हफ्तों तक रिचर्ड नहीं आया। न जाने क्यों ये बात बार बार उसे परेशान करती रही, इतना कि एक दिन उसने एक छोटा सा पत्र लाइब्रेरी के लेटर हेड पर लिख ही दिया, होप यू आर कीपिंग वेल, बेस्ट विशेज, रिचल। कई दिनों बाद रिचर्ड आया। उसने बताया कि वो बीमार था। शायद वो पत्र ही उनकी मुलाकात का बहाना बन गया। रिचल को अनंत के परिवार से विश्वास और पारदर्शिता का जो पाठ मिला था वो उसके जीवन की सोच बन गया था। नील को लेकर रिचल असुरक्षित महसूस करती थी। कहीं मन में उसे लगता था कि नील के इस जन्म का निर्णय गलत तो नहीं, क्योंकि जो उसने किया था वो आम बात तो नहीं थी। नील एक अनजाने भारतीय का अंश है, लेकिन अनंत का तो नहीं। रिचल नील के नाम में भी रत्नम लगाकर अनंत की स्मृतियों को जीवित रखने की एक कोशिश कर रही थी। लेकिन क्यों? क्या मिलेगा उसे? वो तो स्वयं जवान थी। अम्मा अप्पा उसका फिर से बसा घर देखना चाहते थे, लेकिन वो क्या कभी तैयार हो पाएगी? उसूलों के सहारे जिंदगी कैसे चलेगी? जब अनंत के मौत के सच को वो पूरी तरह स्वीकार कर लेगी तब शायद जीवन के प्रति उसकी सोच बदले।
लेकिन नन्हा नील तो दोषी न था। 3 साल का, झील सी नीली आंखों वाला गोल मटोल नील रंगत से तो अंग्रेजों जैसा ही दिखता था और किसी को भी उसके अंग्रेज होने का धोखा हो जाता। लेकिन रेचल की मां ने ही उसके रंग जाति पर प्रश्न खड़ा कर दिया। मां की इस प्रकार की सोच रेचल को बहुत पीड़ा पहुंचाती थी, लेकिन उसने कभी नील के जन्म के रहस्य की चर्चा मां से नहीं की। नील तब 3.5 साल का रहा होगा जब रिचर्ड ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रेचल को निर्णय लेने में लगभग 1 साल लग गया। उसने जो कुछ अब तक रिचर्ड से नहीं कहा था वो सब कुछ बता दिया और रिचर्ड ने उसका हाथ दबाकर आश्वस्त किया था। रेचल ने घड़ी देखी, 4:10। उठकर उसने पानी पिया। रिचर्ड गहरी नींद में सोया पड़ा था। वो फिर धीरे से बिस्तर में घुस गई। क्या वो नील के मन में झांक पाई कभी? रेचल नील के बचपन में पहुंच गई। नील को अपनी मां एक अनजाने आदमी से बांटनी पड़ गई थी। रेचल को समझ ही नहीं आता था कि नील क्यों इतना क्रैंकी हो गया। इतनी चिड़चिड़ तो वो कभी ना करता था। यूं तो वो शांत स्वभाव का था, लेकिन रिचर्ड की उपस्थिति में वो रेचल को 1 मिनट बैठने ना देता था। मम्मा मम्मा करके उसकी हिचकियां बंध जाती थी, लेकिन रोना तो सोने पर ही बंद होता था। संभवतः असुरक्षा की भावना के कारण वो ऐसा हो गया था। रेचल को लगा था कि रिचर्ड से उसकी शादी टूट जाएगी। रेचल ने रिचर्ड से शादी नील के लिए ही की थी, ताकि नील पिता के प्यार से वंचित न रहे और कहीं नील ही इस शादी के टूटने का कारण न बन जाए। तभी नील ने नर्सरी जाना शुरू किया और मानो ईश्वर ने स्वयं रेचल को रिचर्ड के साथ वक्त बिताने, एक दूसरे को और ज्यादा समझने का मौका दे दिया। रेचल और रिचर्ड के संबंध तो थिर हो गए थे, किंतु नील अंतर्मुखी होता चला गया या अपने भीतर के ज्वालामुखी को खामोशी से दूर खड़ा देखता रहा। इसका अनुभव भी रेचल को जब तब होता रहा, लेकिन उसने उस वक्त स्थिति की गंभीरता को समझा नहीं। नील ने बोलना देर से शुरू किया। नील पहली बार मम्मा बोला 2 साल 11 माह में, लेकिन बाकी कोई शब्द नहीं। ऐसा नहीं कि समझता नहीं था, वो काफी समझदार था और इशारों में अपनी हर बात मां से कह देता था और हर काम करवाना जानता था। यहां तक कि नर्सरी की नर्स भी उसकी दिन भर की चतुराई के सैकड़ों किस्से सुनाते हुए बड़े लाड़ से क्लेवर बॉय की उपाधि से विभूषित करती। रेचल खुश हो जाती। रेचल ने जब नील से रिचर्ड को डैड पुकारने को कहा तो रिचर्ड ने उसे रोकते हुए कहा था, रेचल, आई एम नॉट रेडी येट, लेट हिम कॉल मी रिचर्ड। रेचल तड़प कर रह गई। उसे रिचर्ड की ये बात बिल्कुल भी ना भाई, लेकिन वो चुप रहना जानती थी। शायद इसीलिए रिचर्ड के साथ अब तक है। यूं कोई शिकायत नहीं, जिंदगी तो समझौता ही है, किसी भी पहलू को देख लो। डोंट कॉल मी दाली। रिचर्ड की आवाज इतनी सख्त थी कि नील तो नील, कमरे के अंदर घुसती रेचल भी सहम गई। रिचर्ड ने अपनी बात जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। रेचल मान भी जाती यदि रिचर्ड की आवाज उतनी सख्त न होती। नील की स्पीच क्लियर न थी। वो ग का उच्चारण द और र का उच्चारण ल करता था। स्पीच थेरेपिस्ट के पास तो वो जा ही रहा था। उसकी तोतली भाषा का एक एक शब्द रेचल को अनोखा सुख देता था कि रेचल ने स्पेशलिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लेने में देर ना की। उसने बताया कि सब ठीक हो जाएगा, नील साफ बोलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, भले ही वो साफ बोलने लगे। उसे लगा कि नील को जरूरत है भाई या बहन की। शायद रिचर्ड भी नरम पड़ जाएगा। सच ही तो है कि औरतें जितनी सहजता से मां बन जाती हैं, पुरुषों के लिए उतना ही कठिन होता है ये, वो भी स्टेप चाइल्ड। जब लोरी को कंसीव किया तो सोचा नील बदल जाएगा, रिचर्ड बदल जाएगा। अस्पताल में 6 साल का नील लोरी को गोद में लेकर छूना चाहता था, उसकी अंगुलियां नापना चाहता था। उसने नील की गोद में लोरी को दे दिया था, लेकिन तभी रिचर्ड ने एकदम से लोरी को नील के हाथों से लेकर नन्ही लोरी को चूमते हुए कहा, माय लिटिल बंडल ऑफ जॉय। रेचल ने देखा नील के कान सुर्ख हो गए। इसका मतलब वो गुस्सा हो गया है। उसने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर चूमते हुए रिचर्ड का ही डायलॉग दोहरा दिया। नील खिल गया, लेकिन खिंच गई अनदेखी एक रेखा। लोरी ने जब पहली बार डैड कहा तो रिचर्ड फूला ना समाया और लोरी से बार बार डैड कहलवाता रहा। नील भी इस खुशी का हिस्सा बन गया और उसने भी रिचर्ड को डैड कहकर पुकारा, लेकिन रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर प्यार से बोला, नील, यू कॉल मी रिचर्ड, आई लाइक यू कॉलिंग मी रिचर्ड। नील ने बाल सुलभ प्रश्न किया, बट वाई रिचर्ड, लोरी कॉल्स यू डैड। रिचर्ड के पास उत्तर न था। रिचर्ड ने नील की ओर देखा और मानो नील सब कुछ समझ गया। नील का चेहरा तमतमा गया। बस तब से नील उसे रिचर्ड कहकर ही बुलाता था। रेचल जानती थी कि नील के रंग और ओरिजिन के कारण ही रिचर्ड का खोखला अहम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने रिचर्ड से कुछ नहीं छिपाया था। शादी का प्रस्ताव भी रिचर्ड का ही था। क्या उसने तब नहीं सोचा था ये
उसमें नन्हे बच्चे का क्या दोष था? कितने प्यार से उसने उसे डैड पुकारा था। मां के पति को बाप कहना, मां का पति। कैसे सुर्ख हो गया था नील अपमान और क्रोध से। उसे रिचर्ड द्वारा नील का खुला रिजेक्शन आहत कर गया। वो बिफर उठी। उस रात रेचल ने पहली बार खुली लड़ाई की थी रिचर्ड से। रिचर्ड ने भी अपने दिल की बात उसके सामने स्पष्ट शब्दों में रख दी कि वो जो है सो है। वो नील की हर जिम्मेदारी अब तक निभाता आया है, आगे भी निभाएगा, लेकिन कुछ बातों को इग्नोर करना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि नील तुम्हारा बेटा है, मैं तुम्हें चाहता हूं। यदि नील को लेकर मैं और असहज हो गया तो शायद फिर मुश्किल होगी। रेचल ने कितना सुना कितना नहीं, किंतु फिर नील, रेचल और रिचर्ड अपने अपने दायरों के प्रति अधिक सचेत हो गए, एक आदर्श परिवार के सदस्यों की तरह। नील और रिचर्ड के मध्य सेतु बनी लोरी। नील लोरी के प्रति बहुत जेंटल था। अपनी प्यारी बहन पर वो जान छिड़कता था। उसके लिए कभी खुद घोड़ा बनकर प्रिंसेस लोरी को राइड पर ले जाना, मन न होते हुए भी उसके बचकाने निर्देशों का पालन करना इत्यादि। लोरी को कभी डांटने पर उसका मुंह जरा सा निकल आता था। कभी कभी नील पर रेचल को तरस भी आता था, लेकिन वो भाई बहन के इस प्यार को देखकर फूली न समाती। और सबसे ज्यादा खुशी उसे तब होती थी जब अपने उन खेलों में वो रिचर्ड को भी शामिल कर लेती और उसे नील की बातें मानने का हुक्म देती। रिचर्ड, लोरी और नील को इस तरह खेलते देख वो तृप्त हो जाती और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती। लोरी, नील और रिचर्ड दोनों की जान थी और उन्हें नचाना भी लोरी खूब जानती थी। शायद उसी की वजह से कुछ बहुत अप्रिय कभी नहीं हुआ। छोटी मोटी अनबन तो किसी भी बाप बेटे में सामान्य बात थी। हालांकि फिर कभी नील इस बात को लेकर मुखर नहीं हुआ। उसके मन को रेचल थोड़ा बहुत पढ़ तो सकती थी, किंतु सोचती रही कि कभी न कभी नील और रिचर्ड के संबंधों की कड़वाहट घुल जाएगी। और वैसे भी रिचर्ड नील को लेकर पहले से अधिक सहज था, लेकिन उसने नील को कभी भी उसे डैड कहने के लिए नहीं कहा। समय के साथ सभी को आदत भी हो गई। नील ने भी कभी प्रश्न नहीं किए, किंतु नील के बाल मन पर इस चोट के गहरे निशान थे जिसे उसने इतने सालों तक कभी दर्शाया नहीं। किंतु अब रेचल को लगा कि नील द्वारा उसके जैविक पिता की खोज को अनावश्यक ही मुद्दा बना रही है परेशान होने का। अब वो जवान हो गया है, ये जानना तो उसका हक है। ना ना ना, ये मुद्दा तो बड़ा ही है। उसे लग रहा था कि नील से उस दिन ब्रेकफास्ट पर हुई बातचीत के बाद से भीतर ही भीतर रिचर्ड भी परेशान है। वो मितभाषी तो हमेशा से था, लेकिन खोया खोया सा कभी नहीं देखा उसने। और तो और दूसरा परिवर्तन उसने ये महसूस किया कि रिचर्ड नील के प्रति नरम पड़ गया है। पिछले सप्ताह दोनों फिशिंग के लिए भी गए थे। नील के अपने पिता से मिलने के निर्णय ने कहीं उसके हृदय के पितृभाव को तो जागृत नहीं कर दिया। कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि नील उससे छिन जाएगा। तो क्यों नहीं लोरी के बाद उसने नील को उसे डैड पुकारने का हक दिया? रिचर्ड के मन में भी हलचल चल रही होगी। शायद वो मन में कहीं पछता रहा हो, लेकिन अब क्या हो सकता है? काश रिचर्ड नील को बचपन में ही डैड कहने का हक दे देता तो आज ये इतनी बड़ी समस्या शायद एक सहज बात के रूप में स्वीकार कर ली जाती। सारी गलती तो उसी की थी, लेकिन अब क्या फायदा? कितनी ही बार लोरी, नील और रिचर्ड हॉलिडे पर बगैर उसके गए हैं, खुश लौटे हैं। आमतौर पर नील और रिचर्ड के बीच गुड वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन जब से नील के दिमाग में अपना बाप ढूंढने की सनक पैदा हुई वो तल्ख हो गया है। वैसे ब्रेकफास्ट वाली घटना के बाद बहुत कुछ घटा, लेकिन दिखा उतना नहीं। नील ने रेचल से सिर्फ उस फर्म का पता पूछा। रेचल ने सिर्फ पता बताया। वो बहुत कुछ कहना पूछना चाहती थी, किंतु कहां से शुरू करे? उस समय चुप। लेकिन वो मन ही मन अपने आप को नील के मन में झांकने को तैयार करने लगी। ऐसा नहीं कि वो नील को समझती न थी, किंतु शायद इस मुद्दे को लेकर उसने नील की भावनाओं के बारे में जानने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया। संभवतः रेचल इस विषय को अपने सामान्यतः सुखी और संतुष्ट जीवन की अशांति का विषय नहीं बनाना चाहती थी। रेचल नील को बताना चाहती थी कि किसी की जिंदगी में यूं अचानक दाखिल होने की कोशिश करने के कितने गलत नतीजे सामने आ सकते हैं। उस आदमी के वैवाहिक जीवन में तूफान आ सकता है। अनंत और उसके सानिध्य से भारत और भारतीय संस्कृति की उसे गहरी समझ थी। लाइब्रेरी में नौकरी होने के कारण हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की न जाने कितनी किताबें पढ़ी थीं। वो जानती थी कि उनके लिए माता पिता, परिवार, विवाह आदि महज अल्फाज नहीं हैं, उनके बहुत गहरे मायने हैं। ये जन्म जन्मांतर के बंधन हैं। स्वयं उसके लिए भी तो। कोई पति जो अब तक उसकी पत्नी की जानकारी में उसका और उसके बच्चों का ही हो, उस स्त्री के लिए ये जानकारी कि उसके पति का एक जवान बेटा है, उसके लिए गहरा शौक। रेचल के मन में उस स्पर्म डोनर के लिए दया उमड़ रही थी, कहीं उसका बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। शायद इसीलिए उसने एक बार तो नील के नए पिता से मिलने, उसके साथ चलने तक को कह दिया था। वो तो नील ने। फिर वो भी यही कुछ सोचकर रुक गई थी कि कहीं
बात एकदम ही न बिगड़ जाए। एक बार नील अकेला ही मिल ले, फिर देखी जाएगी कि क्या करना है। जब से नील गया था, रेचल का मन लगातार जीसस को याद कर रहा था। वो सोच रही थी कि कल चर्च में कैंडल भी जलाएगी, फैमिली के वेलफेयर के लिए। लेकिन वो तो हमेशा ही करती थी। रेचल का परिवार उन मुट्ठी भर लोगों में से था जो आज भी नियमित रूप से चर्च जाते थे। नील अक्सर उससे सभी बातें किया करता था, स्कूल की, कॉलेज की, दोस्तों की, लोरी और रिचर्ड के साथ हॉलीडेज की। दोनों बच्चे उसके दिल के बहुत करीब थे। लोरी भी बचपन से ही जब तक दिन भर की सारी कथाएं न सुना लेती तब तक रेचल के आगे पीछे घूमती रहती, यहां तक कि वो रिचर्ड को भी नहीं बख्शती थी। लोरी जितनी मुखर थी, नील उतना शांत और गंभीर, लेकिन भीतरी तार जुड़े थे। घड़ी ने 6 बजाए। रेचल उठकर बाथरूम गई। सोचा उठ ही जाती हूं, लेकिन उसे लगा कि उसका सिर भारी हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो सोई या नहीं। सिर दर्द के साथ वो उठना नहीं चाहती थी। काश रिचर्ड नील को पिता कहने की अनुमति दे देता तो ये नौबत ही ना आती। शायद नील को कभी ये सब बताने की नौबत ही ना आती। और आज इस बात को वो बहुत शिद्दत से महसूस कर रही थी, और शायद रिचर्ड भी। ये तूफान उनकी जिंदगी में ना आता। वो ये भी नहीं कह सकती कि उस तूफान से सिर्फ वही प्रभावित हुई है। वो पढ़ सकती है नील का मन, वो समझ सकती है रिचर्ड की मूक भाषा, उसे एहसास है लोरी की बेचैनी का। क्या करे वो नील के रूम में गई। दरवाजा खोलते ही नील के बचपन के टेडी बियर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसके होठों पर मुस्कान छा गई। उसने टैडी को नील की तरह उठा लिया, उसे चूमा और फिर उसे अपने साथ लिपटाकर वो वहीं नील के बिस्तर पर लेट गई। वो सोचने लगी, नील अपने जैविक पिता का पता लगा रहा है, उसका अर्थ ये थोड़े ही है कि वो उनसे दूर हो जाएगा। जो परिस्थितियां हैं उनमें उसे ये जानने का हक है। वो वयस्क है, समझदार है, जो भी निर्णय लेगा विवेकपूर्ण ही होगा। वैसे भी नील अपनी उम्र के बच्चों से बहुत अलग था, शांत, जिम्मेदार, स्नेही, समझदार। और फिर वो और रिचर्ड भी तो हैं उसे समझाने के लिए। और लोरी तो अपने भाई को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो मुस्कुरा उठी। उसका परिवार मजबूत बंधनों में बंधा है। अचानक नील का 8 बजे का संडे अलार्म बज उठा। उसे अम्मा की बात याद आ गई कि कोई बात कहो या सोचो और घड़ी का अलार्म बज जाए या मंदिर की घंटी बज जाए तो समझो बात सच होगी। और वो एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट गुनगुनाती हुई चल पड़ी रिचर्ड को जगाने।